SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। ओवर टू मिस तैयबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग टीचिंग एंड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट, और इसको कॉमनली एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऑर्बिट में डिस्कस किया जाता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक ही प्रोसीजर की दो फेजेस हैं। फर्स्ट वन इज गाइडेंस एंड सेकेंड इज काउंसलिंग। तो अक्सर लोगों का ख्याल है कि जिस तरह से सब्र तहम्मुल और एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और डिफरेंट इस तरह के टर्मिनोलॉजीज जो कि सेम है, ऐसा नहीं है। ये सिमिलर टू जरूर है लेकिन सेम नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गाइडेंस होता क्या है। गाइडेंस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड गाइड व्हिच मींस टू डायरेक्ट, पॉइंट आउट, शो द वे एंड रेगुलेट। ठीक है, यानी हमने किसी को किसी भी डेस्टिनेशन के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है तो वो उसको क्या कहेंगे हम, गाइडेंस। यानी कि हमने उसको डायरेक्शन देनी है, उसकी रहनुमाई करनी है, प्रॉपर उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है, यानी एक रोड मैप देना है। किसी ने भी अगर किसी न्यू रोड से जाना है या एक अनफेमिलियर उसके लिए एनवायरनमेंट है तो सबसे पहले वो उसके बारे में गाइडेंस लेगा। और गाइडेंस एंड काउंसलिंग देते कौन है, सबसे पहला तो सवाल ये बनता है। तो गाइडेंस के लिए किसी भी सर्टिफाइड प्रोफेशनल का होना जरूरी नहीं है, किसी सर्टिफिकेशन का जरूरी नहीं है, बल्कि ये कोई भी पेरेंट्स, फैमिली मेंबर या इंडिविजुअल दे सकता है जो कि एक्सपीरियंस पर्सन है। ठीक है, वो इंडिविजुअल जो कि नॉलेजेबल है, जिसके पास ज्यादा नॉलेज है किसी भी फील्ड ऑफ नॉलेज का या फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज का, ठीक है, वो उसके बारे में गाइडेंस दे सकता है। जबकि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोफेशनल्स दे सकते हैं, सर्टिफाइड प्रोफेशनल, उसके लिए एक खास किस्म की एक्सपर्टीज का होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गाइडेंस की डेफिनेशन क्या है। जॉन ब्रूअर के मुताबिक गाइडेंस इज द प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड एस्पिरेशंस। यानी कि वो अपनी एबिलिटीज को, एस्पिरेशंस को यूज करते हुए अपना पाथ खुद मुतय्यन कर सकता है, यानी वो अपनी डायरेक्शन ले सकता है जिसके थ्रू उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी और वो अपनी गोल्स को, अपनी डेस्टिनेशन को अचीव कर सकता है। तो ये क्या है, गाइडेंस है। काउंसलिंग का जो रूट वर्ड है लैटिन का, वो है कंसीलियम। ठीक है, कंसीलियम से डिराइव किया गया है, व्हिच मींस टू एडवाइस और कंसल्ट। ठीक है, यानी किसी को एडवाइस करना, कंसल्ट करना। और जिस तरह मैंने पहले बात की कि काउंसलिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज का होना जरूरी है, किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल का होना जरूरी है, और वही इंडिविजुअल उसको काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है। मिसाल के तौर पे जिस तरह से कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो प्रिवेंटिव मेजर है वो गाइडेंस है, और जो क्यूरेटिव है वो है काउंसलिंग। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल को खुदा ना खास्ता कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है या बिहेवियरल इश्यूज के साथ है, साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ है, यानी वो किसी भी ट्रॉमा की वजह से कोई भी मुश्किल फेस कर रहा है, किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो उस इंडिविजुअल को काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो कि खास किस्म के एक्सपर्टीज रखते हैं। वो उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करेंगे बल्कि उनसे नॉन डायरेक्शनल क्वेश्चंस करेंगे। उनसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि आपका मसला क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो उनसे ऐसे गपशप में, यानी कि उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे ताकि वो अपनी बात बआसानी कर सके। और गाइडेंस जो है वो एक प्रिवेंटिव मेजर है, यानी कि वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने से पहले, जिस तरह के हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो गाइडेंस तभी स्टार्ट हो जाती है जब किसी इंडिविजुअल ने स्कूल में एडमिशन लेना होता है। कि पहले पेरेंट्स ये देखते हैं कि अपने नेबर से पूछते हैं, फैमिली मेंबर से और डिफरेंट लोगों से कंसल्ट करते हैं जिनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तो वो उनसे पूछते हैं कि मतलब इस बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन कराया जाए। फिर जब स्कूल में एडमिशन हो जाता है, बच्चा किसी भी ग्रेड लेवल में है और वो पढ़ रहा है, तो जो टीचर्स हैं वो उनको डिफरेंट टैक्टिक्स बताते हैं, स्ट्रेटजीज बताते हैं ताकि वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सके, रीडिंग राइटिंग को इनहेंस कर सके, और उनको डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं कि किस तरह से वो
अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं, या अपने एकेडमिक स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं, रीडिंग राइटिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, गाइडेंस है। गाइडिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि काउंसलिंग वही पर्सन दे सकता है जिसके पास सर्टिफिकेशन है, एक्सपर्टीज है, साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट। मिसाल के तौर पे कोई इंडिविजुअल एग्जाम में बार बार फेल हो रहा है किसी फेलियर की वजह से, फैमिली इश्यूज की वजह से, या कोई और उसको स्टिग्मा फेस करना पड़ रहा है, या कोई ट्रॉमा से वो गुजर रहा है, तो फिर ये देखा जाएगा कि वो बच्चा क्यों बार बार फेलियर से गुजर रहा है। उसके लिए एक जो पेरेंट्स है वो उसके साइकोलॉजिस्ट यानी जो स्कूल साइकोलॉजिस्ट है, या उनकी अगर एब्सेंस में होते हैं सोशल केस वर्कर, तो सोशल केस वर्कर से कंसल्ट किया जाएगा कि इस बच्चे का इनअटेंटिव बिहेवियर क्यों है, या ये क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पा रहा, तो ताकि उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व किया जा सके, और उनका जो आगे नेक्स्ट एजुकेशनल कैरियर है उसको स्मूथ वे में रन कर सकें, स्मूथ वे में उसका कैरियर काउंसलिंग जो है वो चल सके, एजुकेशनल कैरियर। तो इस तरह से गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो दो फेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस हैं एक प्रोसीजर की। सबसे पहले तो हम इसका कंपैरिजन देखते हैं कि गाइडेंस जनरल होती है, ओपन होती है, लेस प्राइवेट होती है। यानी कि वो जो गाइडेंस है वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती, बल्कि ये जनरल है, ओपन है, लेस प्राइवेट होती है। गाइडेंस 1-to-1 प्रोसेस भी हो सकता है और 1-to-many भी, यानी कि एक इंडिविजुअल को भी गाइडेंस प्रोवाइड की जा सकती है, या फिर एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स को या स्टूडेंट्स को एट द सेम टाइम गाइड किया जा सकता है। गाइडेंस जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि कोई भी प्रोफेशनल दे सकता है, कोई टीचर है, कोई पेरेंट्स हैं, या फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, वो कोई भी इंडिविजुअल दे सकता है जो कि एक स्पेसिफिक क्वालिटीज पोजेस करता है, जिसने उन एक्सपीरियंसेस को फेस किया है, उनसे वो गुजरा हुआ है, तो उसके पास ज्यादा नॉलेज है या एक्सपीरियंस मौजूद है, तो वो उस इंडिविजुअल को गाइड कर सकता है। जिस तरह से बच्चा मैट्रिक कंप्लीट कर चुका है और उसने इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया, और लेने से पहले वो पूछता है कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने चाहिए, अपनी फैमिली मेंबर्स से या फिर फ्रेंड से पूछते हैं, टीचर्स उसको गाइड करते हैं। ये भी हमारे पास एजुकेशनल गाइडेंस है, ठीक है। यानी एजुकेशनल गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि बच्चा अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक, अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज के मुताबिक, इंटरेस्ट के मुताबिक अपने सब्जेक्ट्स चूज करे और आगे अपना जो कैरियर है वो स्मूथ वे में स्टार्ट कर सके। गाइडेंस हमेशा से एजुकेशनल या फिर करियर रिलेटेड इश्यूज में होती है, जबकि काउंसलिंग स्पेसिफिक होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है, और गाइडेंस सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स देते हैं। और अगर हम अप्रोचेस की बात करें गाइडेंस की, तो गाइडेंस जो है वो एक एक्सट्रोवर्टेड प्रोसेस है, एक्सट्रोवर्टेड है, कॉम्प्रिहेंसिव है, जबकि काउंसलिंग इन डेप्थ प्रोसेस है और इंट्रोवर्टेड है, यानी इनकी अप्रोचेस ये हैं। और जो काउंसलिंग है वो साइकोलॉजिकल, सोशल या फिर पर्सनल इश्यूज से डील करती है, जबकि एजुकेशन जो है वो करियर रिलेटेड इश्यूज और एजुकेशन के साथ डील करती है, ठीक है। गाइडेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये लिमिटेड नहीं है, फ्यू लोगों को नहीं दी जा सकती है, बल्कि एक हेट्रोजीनियस ग्रुप को दी जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड की जा सकती है। और ये एक फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की, ताकि वो बच्चों को गाइड कर सकें। पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो बच्चों को स्कूल्स में, होम्स में गाइड कर सकें। और गाइडेंस एक एजुकेशन है, यानी कि एक रहनुमाई है, लेकिन जो गाइडेंस है वो एजुकेशन नहीं है। यानी कि गाइडेंस को हम कह सकते हैं कि एजुकेशन है, बट एजुकेशन इज नॉट द गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस एक लर्निंग प्रोसेस है, और ये क्लाइंट को खुद को समझने में हेल्प आउट करती है, यानी कि क्लाइंट की अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करने में, उनकी नॉलेज को इनहेंस करने में, ठीक है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लैरिफाई करने में हेल्प आउट करती है। और गाइडेंस जो है वो एक फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी के लिए, इंडिविजुअल की नीड्स पे बेस करती है, ताकि वो अपनी गोल्स को फॉर्मुलेट कर सके और उनको सक्सेसफुली अचीव कर सके। हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, और उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रखता है। तो ये है हमारे पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एक दफा फिर हम इसका कॉम्प्रिहेंसिव जो एक इसका कंपैरिजन है उसको देख लेते हैं। गाइडेंस प्रिवेंटिव है, काउंसलिंग क्यूरेटिव। यानी काउंसलिंग उस वक्त प्रोवाइड की जाएगी जबकि कोई पर्सन किसी स्पेसिफिक स्टेमिना से, स्टिग्मा से गुजर रहा है, वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जबकि गाइडेंस जो है वो प्रिवेंटिव मेजर है, वो तब दी जाती है जबकि उसने भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया, ताकि उसको ऑलरेडी उन चीजों के बारे में गाइड कर दिया जाए
और वो उन इश्यूज से बच सके। गाइडेंस जनरल है और स्पेसिफिक है काउंसलिंग। इसी तरह से गाइडेंस ओपन है, लेस प्राइवेट है, जबकि काउंसलिंग कॉन्फिडेंशियल है। गाइडेंस एक्सट्रोवर्टेड है और कॉम्प्रिहेंसिव है, जबकि काउंसलिंग इंट्रोवर्टेड अप्रोच है और इन डेप्थ अप्रोच है, यानी वो उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उनके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर हम इसको मजीद एक्सटेंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जितना मर्जी इसको स्टडी करना चाहें, बट ये इसके जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो यही होते हैं कि गाइडेंस और काउंसलिंग का क्या डिफरेंस है, और ये टीचिंग लर्निंग एस्पेक्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऑर्बिट में डिस्कस किया जाता है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेल। व्हाट इज़ ब्रेल, ब्रेल क्या है, 7 लाइन सिस्टम पर हम बात करेंगे एंड हम ग्रेड 1 ब्रेल और ग्रेड 2 ब्रेल पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रेल क्या है। ब्रेल इज़ ए स्किल, ब्रेल इज़ अ स्किल, ब्रेल एक स्किल है। ब्रेल इज़ अ टेक्निक, एक टेक्निक है। ब्रेल इज़ अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है। टू कंसिस्ट विद रेज्ड डॉट्स पर, एम्बोस्ड डॉट्स पर मुश्तमिल है। ये क्या है, ये ब्रेल है, जिसे नाबीना अफराद, पर्सनस विद विजुअल इम्पेयरमेंट, अपने हाथों की, अपने हैंड्स की, फिंगर्स की मदद से लिखते और पढ़ते हैं। ये क्या है, ये ब्रेल है। ब्रेल हमारी 7 लाइन सिस्टम में टोटल ब्रेल कवर होती है। 7 लाइन सिस्टम में टोटल ब्रेल कवर होती है। अच्छा, ब्रेल में एक सेल में 3 रोज़ और 6 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हैं, रोज़ एंड कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स किस तरह से बनते हैं हमारे, रोज़ ऐसे बन रही हैं, 1 4 ये एक रो हो गई, 2 5 ये दूसरी रो होगी, 3 6 ये तीसरी रो होगी, 3 रोज़ हो गई और 6 कॉलम्स हैं। अब 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या हैं, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 7 लाइन सिस्टम क्या है। 7 लाइन सिस्टम में 63 सिंबल्स हैं, 63 शेप्स हैं। यही 63 शेप, यही 63 शेप्स और यही 7 लाइंस पूरी की पूरी ब्रेल इन्हीं पर इन्हसार करती है, 7 लाइन सिस्टम पर और 63 शेप्स पर, जो 7 लाइन सिस्टम में कवर हो रही हैं। अब देखते हैं कि फर्स्ट लाइन हमारी, फर्स्ट लाइन अपर 4 डॉट्स पर मुश्तमिल है। इसमें नुक्ता 3 और 6 का इस्तेमाल नहीं किया जाता, डॉट 3 एंड 6 को यूज़ नहीं किया जाता। हमारी फ़र्स्ट लाइन ए से जे तक के अल्फ़ाबेट्स को कवर करती है। हमारी सेकंड लाइन, जो हमारी फ़र्स्ट लाइन है, उसमें जब हम डॉट 3 का इजाफ़ा करते हैं, एडिशन करते हैं, तो हमारी के से लेकर टी तक लाइन कवर हो रही है, हरूफ कवर हो रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के से टी तक के अल्फ़ाबेट सेकंड लाइन में कवर हो रहे हैं। और थर्ड लाइन में वही फर्स्ट लाइन, उसमें एडिशन किसकी करेंगे हम, डॉट 3 एंड 6 की करेंगे। तो ये हमारी थर्ड लाइन होगी। अब थर्ड लाइन हमारी यू से शुरू हो रही है और स्पेशल ग्रुप साइन विद पे एंड हो रही है। 5 इसमें अल्फ़ाबेट कवर हो रहे हैं और 5 स्पेशल ग्रुप साइन कवर हो रहे हैं। इसमें डब्ल्यू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि फ्रेंच लैंग्वेज में डब्ल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, यू वी एक्स वाई जी, यहाँ तक 5 अल्फ़ाबेट कवर हुए हमारी थर्ड लाइन में। उसके बाद एंड, फॉर, ऑफ, द, विद, ये हमारे स्पेशल ग्रुप साइन यहाँ पे कवर हो गए। ठीक है, हमारी थर्ड लाइन में क्या करना है हमने, सॉरी फोर्थ लाइन में हम, जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसमें एडिशन किसकी करनी है, डॉट 6 की, ओनली एडिशन डॉट 6 की एडिशन से हमारी फोर्थ लाइन बनती है। और ये 1 6 1 2 6 1 4 6 1 5 6 1 4 5 6, ठीक है, तो ये 2 4 5 6 पर एंड हो रही है। और ये हमारी कौन सी लाइन है, ये हमारी सिंपल अपर ग्रुप साइन पर मुश्तमिल है। देन हमारी लोअर लाइन है, हमारी फर्स्ट लाइन को फिफ्थ लाइन, जो हमारी फर्स्ट लाइन है उसको हम एक स्टेप नीचे ले आएंगे तो ये हमारी फिफ्थ लाइन हो जाएगी, और इसको हम लोअर लाइन भी कहते हैं फिफ्थ लाइन को। ठीक है, इसमें मिडल ए, लोअर बी, मिडल सी,
लोअर डी, लोअर ई, लोअर एफ, लोअर जी, लोअर एच, लोअर आई एंड जे। लोअर जे पे ये एंड हो रही है यहाँ पर भी, और ये हमारी पंक्चुएशन साइन यानी रमूज औकाफ इस लाइन में हमारे कवर होते हैं। पंक्चुएशन साइन किसे कहते हैं? रमूज औकाफ को, ठीक है। जैसे कोमा, कोमे को उर्दू में क्या कहते हैं? सख्ता, ठीक है। सेमी कोलन और कॉलन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये हमारी 5th लाइन में कवर हो रहे हैं। देन हमारे पास 6 लाइन है। 6 लाइन में हमने डॉट 1 और 2 का यूज़ नहीं करना, ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? डॉट 3 से स्टार्ट होती है। डॉट 3 4, डॉट 3 4 5, डॉट 3 4 5 6, डॉट 3 4 6, डॉट 3 एंड 3 6, ठीक है। तो इससे भी हमारे कुछ कंस्ट्रक्शन बनते हैं, जैसे 3 4 से एस टी और स्टिल का कंस्ट्रक्शन बनता है। 3 4 5 6 से बी एल ई का कंस्ट्रक्शन बनता है। इसके अलावा ये निशाने गिनती है। और डॉट 3 4 5 से ए आर का कंस्ट्रक्शन बनता है। इसके अलावा इंग्लिश में ये पोइट्री साइन है। 3 4 6 से ये आई एन जी का कंस्ट्रक्शन बनता है। डॉट 3 अपॉस्ट्रॉफी के लिए 3 6 सी ओ एम की कंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। इसके अलावा ये जंजीरा भी है। तो ये हमारी थी 6 लाइन। और देन हमारे पास लास्ट लाइन है 7 लाइन। डॉट 4 से स्टार्ट होती है। इसमें यूज़ नहीं किया जाता कौन से डॉट्स का? डॉट 1 2 और 3 का यूज़ नहीं किया जाता। डॉट 4 से स्टार्ट होती है। डॉट 4, डॉट 4 5, डॉट 4 5 6, डॉट 5, डॉट 4 6 एंड डॉट 5 6 एंड डॉट 6। ये हमारी कंपोजिशन साइंस पर मुश्तमिल है 7 लाइन। तो ये हमारी 7 लाइन सिस्टम था जो कि 63 शेप्स पर मुश्तमिल है। हमने कंप्लीट किया। देन हमारे पास है ग्रेड 1 ब्रेल क्या होती है। ग्रेड 1 ब्रेल लेटर टू लेटर लिखी जाती है, ठीक है। उर्दू में हिजों के साथ लिखा जाता है, हिजों के साथ पढ़ा जाता है। स्पेलिंग्स के साथ लिखा जाता है, स्पेलिंग्स के साथ पढ़ा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, ठीक है। हिजे मजबूत होते हैं बच्चे किसी भी स्टेज पे जाके कुछ भी लिखना और पढ़ना जानते हैं। लिखने और पढ़ने की सलाहियत बेहतर होती है बच्चों में, ठीक है। तो ग्रेड 1 ब्रेल में कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं? उर्दू में बात की जाए तो अलिफ बे, निशानाते एराब, पंक्चुएशन साइन, जिन्हें इंग्लिश में पंक्चुएशन साइन और उर्दू में रमूज औकाफ, निशानाते मजमून, ठीक है। और इंग्लिश में बात की जाए तो ABC, लेटर्स टू लेटर्स, वर्ड को लिखना, और कंपोजिशन साइन और पंक्चुएशन साइन। पंक्चुएशन साइन रमूज़ औकाफ होते हैं। तो ये टॉपिक्स हमारे ग्रेड 1 ब्रेल में कवर हो रहे हैं। पंक्चुएशन साइन को हमेशा वर्ड के एंड पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कंपोजिशन साइन ये निशानाते मजमून होते हैं। इनको भी इस्तेमाल करने का तरीका ऑलरेडी विद इन डिटेल हमारा यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। देन हम देखते हैं ग्रेड 2 ब्रेल क्या है। ग्रेड 2 ब्रेल शॉर्ट फॉर्म्स भी हम इसको कहते हैं। पेज की बचत के लिए जगह कम घेरी जाए, ठीक है, और टाइम की बचत के लिए ग्रेड 1 ब्रेल यूज़ की जाती है, ग्रेड 2 ब्रेल यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। तो ग्रेड 2 ब्रेल क्या है? सबसे पहले इंग्लिश पे बात करते हैं। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं? सबसे पहले ग्रेड 2 ब्रेल में हमारे पास है स्पेशल स्टैंडिंग अलोन कंस्ट्रक्शन, होल वर्ड कंस्ट्रक्शन। होल वर्ड कंस्ट्रक्शन भी इनको कहते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल कंस्ट्रक्शन भी इनको कहते हैं, और स्टैंडिंग अलोन कंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, ये है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास बी बर्ड, सी कैन, डी डू, ई एवर, एफ फ्रॉम, ई एवरी, एफ फ्रॉम, जी गो, ठीक है। तो ये हमारे अल्फ़ाबेटिकल कंस्ट्रक्शंस हैं, होल वर्ड कंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग अलोन कंस्ट्रक्शंस हैं। आप इन कंस्ट्रक्शंस को याद करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। देन इनको यूज़ करने का तरीका क्या है? इनको यूज़ करने का तरीका है स्टार्ट लेफ़्ट और राइट 2 स्पेस के साथ यूज़ किया जाता है स्टैंडिंग अलोन कंस्ट्रक्शंस को। और वर्ड का पहला लेटर एक मुकम्मल वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बट है तो बट का पहला लेटर बी एक मुकम्मल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे बट को। बट के स्पेलिंग क्या है? BUT बट। तो हम BUT बट नहीं लिखेंगे बल्कि बी लिखेंगे 2 स्पेस के साथ, तो ये बट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी कंस्ट्रक्शन को A to Z आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या है? स्पेशल ग्रुप साइन। ग्रेड 2 ब्रेल में नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल ग्रुप साइन। स्पेशल ग्रुप साइन ऐसे साइंस हैं, ये 5 साइंस हैं, एंड ऑफ, द, फॉर, विद, ठीक है। और ये एज अ पार्ट वर्ड भी यूज़ होते हैं और होल वर्ड भी यूज़ होते हैं, ठीक है।
तो ग्रुप साइन इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक वर्ड के साथ मिलके एक एज अ ग्रुप यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हैंड है, HAND हैंड, तो H के साथ AND की कंट्रक्शन यूज़ की जाएगी 1 2 4 6 एंड के लिए। इसी तरीके से एंड एक मुकम्मल वर्ड भी है, ठीक है। अगर स्पेशल ग्रुप साइन 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएं, एंड, द, फॉर द, ऑफ द, विद द, तो इनके सेंटर में स्पेस नहीं दिया जाएगा। जैसे एक सेंटेंस है उसमें एंड द इकट्ठा आ गया, तो जब हमने एंड लिखा उसके बाद हम विदाउट एनी स्पेस द लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप साइन के फ़ौरन बाद आर्टिकल ए आ जाए तो विदाउट एनी स्पेस, ए को विदाउट एनी स्पेस यूज़ किया जाएगा। देन अगर स्पेशल ग्रुप साइन से पहले इन आ जाए, जैसे इन द, तो इन के फ़ौरन बाद विदाउट एनी स्पेस द लिखा जाएगा। अगर द के बाद इन आ जाए तो फिर हम द के फ़ौरन बाद स्पेस और फिर इन लिखेंगे। ये क्या है, हमारे स्पेशल ग्रुप साइन है। देन हमारे पास क्या है, सिंपल अपर ग्रुप साइन। सिंपल अपर ग्रुप साइन क्या है, सिंपल अपर ग्रुप साइन एक वर्ड के तौर पे भी यूज़ होते हैं और एक और एज अ पार्ट ऑफ द वर्ड भी यूज़ होते हैं। जैसे कि 16CH, ये अगर 2 स्पेस के साथ यूज़ किया जाएगा तो चाइल्ड है। अगर चेंज लिखना है तो 16 और फिर ANGE लिखेंगे तो ये चेंज होगा। इसी तरीके से बाकी कंस्ट्रक्शंस भी यूज़ किए जाएंगे, इनको आप यूट्यूब से फॉलो कर सकते हैं, सिंपल अपर ग्रुप साइन को। देन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लोअर ग्रुप साइन और लोअर वर्ड साइन, ठीक है। लोअर ग्रुप साइन किस लिए, क्योंकि ये एक वर्ड के साथ एज अ ग्रुप इस्तेमाल हो रहे हैं। लोअर वर्ड साइन क्या है, एक होल वर्ड 2 स्पेस के साथ यूज़ हो रहे हैं, एक मुकम्मल वर्ड्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, तो ये हैं हमारे वर्ड साइन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो हमारी लोअर लाइन थी, लाइन 5th, वो सारी कवर कर रही है, और इसको आप लोअर वर्ड साइन को, लोअर ग्रुप साइन को आप विद इन डिटेल हमारे यूट्यूब चैनल से फॉलो कर सकते हैं। इनके रूल्स यही हैं, इसमें इन 3-5, इनके डॉट्स क्या हैं 3-5, और इनटू के सेंटर में पॉज नहीं आएगा, ठीक है। बाय और टू अनदर वर्ड के साथ यूज़ किए जाएंगे, नेक्स्ट वर्ड के साथ यूज़ किए जाएंगे। जैसे टू स्कूल, बाय बस, जब हमने टू स्कूल लिखना है तो टू के फ़ौरन बाद हम स्कूल लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस, SCHOOL स्कूल लिखा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बाय बस, बाय एयर, बाय, इस तरह से लिखना है तो हम बाय के फ़ौरन, बाय साइकिल, तो हम बाय के फ़ौरन बाद एयर लिखेंगे। बाय ट्रेन, बाय के फ़ौरन बाद हम ट्रेन लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस। ये हमारे लोअर वर्ड साइन और लोअर ग्रुप साइंस हैं। देन हमारे पास क्या है, कंपोजिट साइन। कंपोजिट साइन क्या होते हैं, कंपोजिट साइंस ऐसे साइंस हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हों, कंपोजिट साइन कहलाते हैं, ऑक्यूपाइंग 2 और मोर सेल्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, कंपोजिट साइंस हैं। कंपोजिट साइंस की कितनी टाइप्स हैं, कंपोजिट साइंस की 3 टाइप्स हैं। पंक्चुएशनल कंपोजिट साइन, इनिशियल कंपोजिट साइन और ग्रुप साइन, इनिशियल ग्रुप साइन भी कहा जाता है। फाइनल कंपोजिट साइन और ग्रुप साइन, फाइनल ग्रुप साइन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनिशियल कंपोजिट साइन या और इनिशियल ग्रुप साइन, इसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्शन आते हैं, इसमें .5, .45, .45, 6 से बनने वाले कंस्ट्रक्शंस आते हैं, ठीक है। फाइनल कंपोजिट साइन और फाइनल ग्रुप साइंस, इसमें कौन कौन से कंस्ट्रक्शंस आते हैं, .46, .56 और .6 से बनने वाले कंस्ट्रक्शंस आते हैं जी। तो अब देखते हैं कि फाइनल कंस्ट्रक्शंस और इनिशियल कंस्ट्रक्शन, इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंशिएट क्या है, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि हमारे जो इनिशियल कंपोजिट साइन है, इनिशियल ग्रुप साइन है, वो एज अ पार्ट वर्ड भी यूज़ होते हैं और एज अ होल वर्ड भी यूज़ होते हैं। होल वर्ड यूज़, और पहले अगर होल वर्ड यूज़ कर रहे हैं या पार्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो .5, .45 और .456 के फ़ौरन बाद उस वर्ड का पहला लेटर यूज़ किया जाएगा। वो वर्ड कुछ स्पेलिंग्स को कवर कर रहा होता है या फिर एक होल वर्ड को कवर कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और ये वर्ड के किसी भी हिस्से में एज अ पार्ट वर्ड यूज़ किया जाए तो वर्ड के किसी भी हिस्से में यूज़ होते हैं, स्टार्ट में, सेंटर में या एंड पे, किसी भी हिस्से में इनको यूज़ किया जा सकता है। देन हमारे पास क्या है, फाइनल कंस्ट्रक्शंस, फाइनल कंपोजिट साइन
और फाइनल ग्रुप साइन। इसमें हम देखते हैं 4 6 5 6 और डॉट 6 से बनने वाले कंट्रक्शन ये वर्ड के एंड पे या सेंटर में इस्तेमाल होते हैं, वर्ड के स्टार्ट में इस्तेमाल नहीं होते ये, और ये ओनली पार्ट ऑफ द वर्ड ही यूज़ होते हैं। देन हमारे पास है एब्रीविएशन। 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स मिलकर एक मुकम्मल वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक मुकम्मल वर्ड की नुमाइंदगी करते हैं, एक मुकम्मल वर्ड को ज़ाहिर करते हैं। ये क्या है? एब्रीविएशन। जैसे AB अबाउट। अब पहले 2 लेटर्स ने अबाउट पूरे को मुकम्मल कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से ऑलवेज ALW, ठीक है। ऑलवेज को मुकम्मल करने के लिए AL और W 3 लेटर्स ने एक पूरे मुकम्मल वर्ड को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, ठीक है। एक मुकम्मल वर्ड बना दिया 3 लेटर्स ने। ये हमारे एब्रीविएशन थे और इंग्लिश ब्रेल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन हमारे पास क्या है? उर्दू ब्रेल। उर्दू ब्रेल क्या है? ठीक है। उर्दू ब्रेल का आगाज़ PPSC ये क्वेश्चन पूछती है, उर्दू ब्रेल का आगाज़ कब किया गया, ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे मुनक्किद हुई या लॉन्च की गई। तो उर्दू ब्रेल का आगाज़ बेसिकली नहीं, बाकायदा तौर पर उर्दू ब्रेल का आगाज़ 1986 में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट शाहिद मेमन थे और कराची में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, ठीक है। उर्दू ब्रेल में ग्रेड 2 की बात की जाए तो सबसे पहले हरूफ तहज्जी से बनने वाले मुखफ़फ़ात सेम जैसे हमने अल्फ़ाबेटिकली कंस्ट्रक्शन को कवर किया था, सेम रूल्स अप्लाई किए जाएंगे। 2 स्पेस के साथ यूज़ होते हैं, 2 तरफ़ा स्पेस के साथ हरूफ तहज्जी से बनने वाले मुखफ़फ़ात यूज़ होते हैं, और एक वर्ड का पहला हरफ एक मुकम्मल वर्ड को नुमायाँ करता है। देन इब्तदाई मुखफ़फ़ात, आखिरी मुखफ़फ़ात, मज़हबी इख्तसारात और इख्तसारात, ठीक है। इसके अलावा निशानी गिनती से बनने वाले मुखफ़फ़ात, नुक्ता 6 से बनने वाले मुखफ़फ़ात, ये सब इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियल इब्तदाई मुखफ़फ़ात पर। नुक्ता 5, नुक्ता 4 5, नुक्ता 4 5 6 से बनने वाले मुखफ़फ़ात इब्तदाई मुखफ़फ़ात हैं। जो रूल्स इनिशियल कंस्ट्रक्शंस के बताए गए हैं वही रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है। 2 तरफ़ा स्पेस के साथ एक मुकम्मल वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं इब्तदाई मुखफ़फ़ात। इसके अलावा एज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ड भी यूज़ होते हैं। वर्ड के किसी भी, जब इन्हें एज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ड यूज़ किया जाए तो वर्ड के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल हो सकते हैं, स्टार्ट में, सेंटर में और एंड पे। और नुक्ता 5, नुक्ता 4 5 और नुक्ता 4 5 6 के फ़ौरन बाद वर्ड का पहला हरफ एक मुकम्मल वर्ड बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जो निशाने गिनती से बनने वाले मुखफ़फ़ात हैं वो भी हमारे इब्तदाई मुखफ़फ़ात में कंसीडर होते हैं, ठीक है। 3 4 5 6 से बनने वाले मुखफ़फ़ात सेम रूल्स हैं जो इब्तदाई मुखफ़फ़ात के हैं। एज़ अ होल वर्ड भी यूज़ होते हैं, एज़ अ पार्ट वर्ड भी यूज़ होते हैं, ठीक है। एज़ अ होल वर्ड 2 स्पेस के साथ, एज़ अ पार्ट वर्ड किसी भी वर्ड के साथ यूज़ होते हैं, किसी भी वर्ड का हिस्सा बनते हैं और वर्ड के स्टार्ट में, एंड पे या सेंटर में यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसकी लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, आप वहाँ से इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। विद इन डिटेल मोटी मोटी डिस्कशन की जा रही है यहाँ पे। देन हमारे पास है आखिरी मुखफ़फ़ात। आखिरी मुखफ़फ़ात क्या हैं? नुक्ता 4 6, नुक्ता 5 6 से बनने वाले मुखफ़फ़ात आखिरी मुखफ़फ़ात कहलाते हैं, और ये वर्ड के सेंटर में और एंड पे इस्तेमाल होते हैं। एक मुकम्मल वर्ड इनसे नहीं बनता। ये हमारे फाइनल कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आखिरी मुखफ़फ़ात। इसके बाद मज़हबी इख्तसारात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताला, अल्लाह के बाद जो ताला लिखते हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और अलैहिस्सलाम, करम अल्लाह वजहो। तो ये मज़हबी इख्तसारात को इस्तेमाल करने के फ़ौरन बाद ख़त्मा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उर्दू में वाव अत्फ़ के मुखफ़फ़ात भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सुबह शाम और नज़्म व ज़ब्त। तो इनके लिए इनको क्या कहते हैं? इनको वाव अत्फ़ के मुखफ़फ़ात कहते हैं, और इनके सेंटर में 3 6 ज़ंजीरा का इस्तेमाल किया जाता है वाव की जगह पे। जिसमें हमने नज़्म व ज़ब्त लिखना है तो हम नून ज़ोए मीम नज़म लिखेंगे, उसके बाद 3 6 और विदाउट एनी स्पेस ज़ब्त लिखेंगे, ज़ुआद बेत तोइन ज़ब्त, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने सुबह शाम लिखना है तो सुबह लिखने के बाद हम 3 6 लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस, और विदाउट एनी स्पेस हम फिर शाम लिखेंगे। इनको क्या कहते हैं? इनको हम
वाव अत्फ के मुखफ़फ़ात कहते हैं। जी, तो उर्दू और इंग्लिश ब्रेल मुकम्मल हो चुकी है। देन हम स्टार्ट करते हैं इन अरबिक ब्रेल, अरबी ब्रेल। ठीक है, अरबी ब्रेल में हमारे पास सबसे पहले इराब पे बात करते हैं। अलिफ बा ता सा 29 हरूफ तहजी हैं। ठीक है, तो इसके बाद इराब पे बात करते हैं। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, हरकात कहते हैं ज़बर ज़ेर और पेश को। ठीक है, तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को। तो इनके डॉट्स और इनके रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन डिटेल यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हरकात को इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? हरकात को इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि हरफ के फ़ौरन बाद इस्तेमाल की जाती हैं। ज़बर ज़ेर और पेश को हरफ के फ़ौरन बाद इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश वर्ड के एंड पे यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे आबादन, तो इस तरह से। तो ये हरफ के फ़ौरन बाद, आखिरी हरफ के फ़ौरन बाद इस्तेमाल की जाती हैं। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश तनवीन। ठीक है, उसके बाद जज़म है, जज़म भी हरफ के फ़ौरन बाद यूज़ की जाती है। लेकिन जज़म को यूज़ करने का तरीक़ाकार ये है कि जज़म जिस हरफ पर जज़म हो उससे पहले हरकत ज़रूर होती है। ठीक है, मीन्स के तो इसको भी आप विद इन डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब से आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर कर दी जाएगी। देन हमारे पास शद है, इसके लिए .6 हैं और इस तरह से। अच्छा, अरबी ब्रेल हर आयत जहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है, आयत के फ़ौरन बाद जो निशान आयत है वो है 2 3 5 6। आयत के फ़ौरन बाद विदाउट एनी स्पेस यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अरबी में रमूज़ औक़ाफ़ को यूज़ करने का तरीक़ाकार क्या है? रमूज़ औक़ाफ़ होते हैं अरबी में। ठीक है, इनको हरफ के फ़ौरन बाद जब किसी भी वर्ड के फ़ौरन बाद रमूज़ औक़ाफ़ आ रहा है, ठीक है, स्वाद आ जाए, स्वाद लाम बड़ी आ जाए या कुछ भी आ जाए, जीम लाम लाम अलिफ ला या कुछ भी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप वर्ड मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद विदाउट एनी स्पेस 3 6 और फिर आप मतलूबा रमूज़ औक़ाफ़ को यूज़ करेंगे, मतलूबा वक़्फ़ को यूज़ करेंगे, जो जीम हो सकता है, मीम हो सकता है। ठीक है, तो मीम क्या होता है? वक्फ़े मुतलिक होता है। ठीक है, जीम जायज़ होता है, वक्फ़े जायज़ होता है। तो इस तरह से ये इनको यूज़ करने का तरीका है। अगर आयत ख़त्म हो रही है तो आयत ख़त्म होने के फ़ौरन बाद विदाउट एनी स्पेस आप निशान आयत लगाएंगे 2 3 5 6 और उसके बाद एक स्पेस और फिर आयत नंबर लिखेंगे न्यूमेरिक साइन के साथ। अगर आयत ख़त्म होने के बाद कोई रमूज़ औक़ाफ़ आ जाता है तो आप निशान आयत लगाने के फ़ौरन बाद आप वक्फ़ की अलामत लगाएंगे, यानी मीम जीम स्वाद जो भी है वो लगाएंगे और फिर विदाउट एनी स्पेस आप निशान आयत देंगे। और जैसे ही आपकी आयत एंड हो रही है, दूसरी आयत आपने उसी लाइन से स्टार्ट नहीं करनी, बल्कि आपने कहाँ से स्टार्ट करनी है? आपने नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करनी है। इसके अलावा इसके कंस्ट्रक्शंस पे बात कर लें। लाम अलिफ ला का कंस्ट्रक्शन यूज़ होता है इसमें 1 2 3 6। ठीक है, इसके बाद अलिफ हमज़ा का कंस्ट्रक्शन है 3 4 और या हमज़ा का कंस्ट्रक्शन है 1 3 4 5 6। वाव हमज़ा का है 1 2 5 6। तो ये मोटे मोटे कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप विद इन डिटेल पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। अच्छा, उसके बाद मैथ ब्रेल पे बात की जाए तो बेसिक मैथ में साइन हैं प्लस माइनस, डिवीज़न साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन और ये सेट साइंस है हमारे पास, इंटरसेक्शन है, यूनियन है। ठीक है, मेंबर है, रुकन है। तो ये बहुत सारे हमारे साइंस हैं। अच्छा, मोस्टली साइंस को जो हमारे पास बेसिक साइन है वो 5 6 के साथ यूज़ होते हैं, 5 6 के साथ यूज़ होते हैं। प्लस माइनस और डिवीज़न साइन, इनको आप यूट्यूब से स्टडी कर सकते हैं विद इन डिटेल। यहाँ पे मैं मोटा मोटा बता रही हूँ। तो बाकी सारे साइन विदाउट स्पेस यूज़ होते हैं, ब्रैकेट्स भी विदाउट स्पेस यूज़ होती हैं। ठीक है, और फिफ्थ साइन ऐसे हैं जो 2 स्पेस के साथ यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारे पास है लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन एंड प्रोपोर्शन। ये ऐसे साइंस हैं जिनको हम विदाउट 2 स्पेस के साथ यूज़ करते हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पर स्पेस देते हैं। तो ये हमारी मोटी मोटी मैथ ब्रेल थी जिसको हमने इन शॉर्ट डिस्कस किया। होपफुली आपको अच्छा समझ आया होगा, आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, हमने भी यहाँ से बहुत कुछ लर्न किया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आपने अगर ब्रीफली ब्रेल को पढ़ना है, ब्रीफली सर्च करना है, तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और वहाँ से ब्रेल के लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।
Thanks for watching. SEER Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053078085.